1989 की उस रात नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में सारे वैज्ञानिक उस पल का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा वॉयेजर 2 हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून के पास से गुजरकर हमें उसकी इमेजेस प्रोवाइड कराएगा। कुछ समय बाद इस स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 ने हमें आखिर स्पेस में छुपे रहस्यमय नेपच्यून की इमेजेस ब्रॉडकास्ट की, जिनको पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 246 मिनट का समय लगा। जब इन इमेजेस को नासा लेबोरेटरी में रिसीव कर देखा गया तो हमें एक नीले रंग का ग्रह देखने को मिला, जो हमारे लिए हमारे इस अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इन इमेजेस की स्टडी के बाद हमें बहुत कुछ नेपच्यून के बारे में जानने को मिला। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 1612 और 12 जनवरी 1613 की गैलीलियो की ड्राइंग्स में उन्होंने एक पॉइंट को प्लॉट किया। बाद में हुई स्टडी से पता चला कि यह पॉइंट बिल्कुल वही जगह पर था जहां पर नेपच्यून है। उन दोनों ही मौकों पर गैलीलियो ने नेपच्यून को एक फिक्स्ड स्टार समझा, क्योंकि यह उस रात जुपिटर के काफी पास था। उनकी पहली ऑब्जर्वेशन दिसंबर 1612 के दौरान नेपच्यून आसमान में बिल्कुल स्टेशनरी था, क्योंकि नेपच्यून उस दिन अपनी रेट्रोग्रेड दिशा में घूमना स्टार्ट हुआ था, जिसके कारण नेपच्यून आसमान में बहुत ही स्लोली मूव कर रहा था और जिसे गैलीलियो के स्मॉल टेलीस्कोप से देखा नहीं जा सकता था। इसके बाद 1821 में एलेक्स बोवर्ड ने यूरेनस का ऑर्बिट टेबल पब्लिश किया, जिसके ऑब्जर्वेशन से पता चला कि यूरेनस के ऑर्बिट में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपनी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से यूरेनस के ऑर्बिट को इफेक्ट कर रहा है। इसके बाद सन 1843 में जॉन कोच एडम ने यूरेनस के ऑर्बिट पर काम उनके पास मौजूद डाटा से किया। बाद में उन्होंने सर जॉर्ज एरी से और डाटा के लिए रिक्वेस्ट किया और उन्होंने वो डाटा उन्हें 1844 में प्रोवाइड करवाया। इसके बाद उन्होंने अपना काम ऐसे ही 1845 और 1846 में जारी रखा और उन्होंने भी वहां पर किसी ग्रह के मौजूद होने की हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया, जो यूरेनस के ऑर्बिट को इफेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ उन्हीं साल 1845 और 1846 में अर्बन ले वेरियर ने अपनी खुद की कैलकुलेशंस की और 1846 में उन्होंने अपने पेपर में नए ग्रह की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बताई। इसके बाद उन्होंने जॉन गाले को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने गाले को रिक्वेस्ट किया कि वह ऑब्जर्वेटरी की रिफ्रैक्ट्री से वह आसमान में उनके द्वारा बताई गई कैलकुलेशन से निकाली गई लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन से नए ग्रह को खोजें। गाले को यह लेटर 23 सितंबर 1846 की शाम को मिला और उनके एक स्टूडेंट ने कहा कि वह आसमान के रिसेंट चार्ट को ली वेरियर द्वारा बताई गई लोकेशन के साथ कंपेयर करेंगे, जिसके बाद कंपैरिजन के दौरान उन्होंने वहां पर एक ऑब्जेक्ट को पाया जिसे एक फिक्स्ड स्टार माना जा रहा था। जब गाले ने आसमान में उस रात को देखा तो उन्होंने नेपच्यून को ली वेरियर के द्वारा बताई गई लोकेशन के 1 डिग्री पास पाया और एडम द्वारा बताई गई लोकेशन से 12 डिग्री ऑफ पाया। नेपच्यून की खोज भी एक काफी बड़ी बहस का कारण बनी, क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिश इस ग्रह की खोज के क्रेडिट को लेकर बहस रहे थे। तो नेपच्यून की खोज का क्रेडिट ली वेरियर और एडम दोनों को ही मिला। बाद में 1966 में डेनिस रेवलिन ने कहा कि एडम को नेपच्यून की खोज का क्रेडिट क्यों मिला और एडम ली वेरियर के इक्वल क्रेडिट डिजर्व नहीं करते और क्रेडिट सिर्फ उन्हें मिलना चाहिए जिन्होंने प्लेनेट की लोकेशन को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट किया और एस्ट्रोनॉमर्स को उसे देखने के लिए भी कन्विंस किया। नेपच्यून की खोज के बाद इसे ली वेरियर प्लेनेट कहा जाने लगा। गाले वो इंसान थे जिन्होंने नेपच्यून को उसका पहला नाम जेनस दिया, लेकिन ली वेरियर ने अपनी इस खोज को नेपच्यून नाम दिया और उन्होंने झूठ बोला कि इस नाम को फ्रेंच ब्यूरो ने अप्रूव किया है। लेकिन इसके बाद उन्होंने अक्टूबर में इस प्लेनेट के ली वेरियर प्लेनेट नाम को भी सपोर्ट किया, क्योंकि यह उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ था, जिसे उस समय काफी सपोर्ट भी मिली थी। लेकिन 29 दिसंबर 1846 को स्ट्रोव ने इसे नेपच्यून नाम से पुकारा, जिसके बाद इसके नेपच्यून नाम को ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया। नेपच्यून को इसका नाम रोमन मैथोलॉजी से मिला, जिसमें नेपच्यून समुद्र के देवता का नाम है।
1846 से 1930 तक नेपच्यून हमारे द्वारा खोजा गया सबसे दूर स्थित ग्रह था। जब प्लूटो खोजा गया तो नेपच्यून सबसे दूर स्थित दूसरा ग्रह बन गया। जब 2006 में प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट माना गया तो नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर स्थित ग्रह बन गया। अब बात करते हैं नेपच्यून ग्रह के बारे में। नेपच्यून ग्रह का मास लगभग 1.0243 × 10⁻6 kg है, जो हमारी पृथ्वी से 17 गुना ज्यादा बड़ा है। नेपच्यून की ग्रेविटी 11.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो पृथ्वी की ग्रेविटी से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। अब बात करते हैं नेपच्यून के रेडियस के बारे में। तो नेपच्यून का रेडियस 24,764 किलोमीटर का है, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 4 गुना ज्यादा है, जो इसे काफी विशाल बना देता है। नेपच्यून आइस जायंट्स की क्लास से आता है, क्योंकि यह गैस जायंट के मुकाबले साइज में छोटा है, तो इस पर वोलेटाइल मटेरियल की कंसंट्रेशन काफी डेंस है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर काफी हद तक यूरेनस के जैसा ही है। नेपच्यून का एटमॉस्फेयर इसके मास से 5 से 10% से लेकर इसकी कोर की तरफ 10 से 20% बढ़ जाता है, जहां का प्रेशर 10 GPa यानी हमारी पृथ्वी से 1 लाख गुना ज्यादा है। नेपच्यून ग्रह की मेंटल हमारी पृथ्वी के मास से 10 से 15 गुना ज्यादा और वाटर, अमोनिया और मीथेन से भरपूर है। इस मिक्सचर को प्लैनेटरी साइंस में आइस कहा जाता है, चाहे ही यह एक डेंस हॉट फ्लूइड हो। माना जाता है कि नेपच्यून ग्रह की मेंटल में आयोनिक वाटर की एक लेयर होगी, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स टूटकर हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन का एक पूल बनाते होंगे। मेंटल की और गहराई में जाने पर यह सुपरसोनिक वाटर, जिसका सारा ऑक्सीजन क्रिस्टलाइन हो गया होगा, पर उसके सारे हाइड्रोजन आयंस अभी भी फ्रीली फ्लोट कर रहे होंगे। अगर हम इससे भी आगे इस प्लेनेट के अंदर जाएंगे तो लगभग 7000 किलोमीटर की गहराई पर मीथेन डिकम्पोज होकर डायमंड में बदल जाती होगी, जिससे वहां पर इन डायमंड्स की रेन होती होगी। इसके बाद नेपच्यून की कोर तक पहुंचने पर वहां का प्रेशर लगभग 700 GPa तक पहुंच जाता है, जो हमारी पृथ्वी के सेंटर के मुकाबले 2 गुना ज्यादा है। नेपच्यून की कोर आयरन, निकल और सिलिकेट से बनी है, जिसका मास हमारी पृथ्वी की कोर से 1.2 टाइम्स ज्यादा है, और वहां का टेम्परेचर लगभग 5400 केल्विन के पास है। अब हम नेपच्यून के इंटीरियर से निकलकर आते हैं इसके एटमॉस्फेयर पर। तो नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में लगभग 80% हाइड्रोजन और 19% हीलियम मौजूद है। इसके साथ साथ मीथेन भी इसके एटमॉस्फेयर में काफी मात्रा में पाई जाती है। नेपच्यून पर पाई जाने वाली मीथेन की वेवलेंथ 600 nm की है, जो रेड कलर को ऑब्जर्व करती है, जो नेपच्यून को इसका नीला रंग प्रोवाइड करता है, जिसके कारण यह देखने में नीले रंग का दिखाई देता है। नेपच्यून के एटमॉस्फेयर को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर मौजूद हैं। ट्रोपोस्फेयर में काफी मात्रा में अलग अलग कंपोजिशन के क्लाउड्स प्रेजेंट हैं। अब हम बात करते हैं इन बादलों की परतों के बारे में। इन बादलों की ऊपरी परत पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 1 बार के करीब है, और टेम्परेचर ऐसा है जहां मीथेन इजीली कंडेंस कर सके। अब हम बात करते हैं इन बादलों की लोअर लेयर के बारे में। तो इनकी लोअर लेयर में वाटर क्लाउड्स पाए जाते हैं, जहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 50 बार के करीब है, और तापमान लगभग 0 डिग्री के करीब होता है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। तो इसके स्ट्रेटोस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के ट्रेसेस पाए गए हैं। यह स्ट्रेटोस्फेयर मीथेन के फोटोलाइसिस के कारण उनकी हुई कंडेंसेशन से यह काफी धुंधला रहता है, और जिसके कारण नेपच्यून का टेम्परेचर यूरेनस से ज्यादा रहता है, जिसका कारण इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब हमने नेपच्यून के एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, तो अब बात करते हैं नेपच्यून के मैग्नेटोस्फेयर के बारे में। दोस्तों, बाकी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।